इतना स्लो है कि मुझे उनकी चैट अभी पता चला है कि उनको आवाज आ रही है। जी मैम वो बता रही हूँ। चलें ठीक। मैं वो दूसरा लेक्चर खोल रही हूँ, अब मैं कर जी लूंगी मैम। इसको, ठीक है। यहाँ पे है ना फोन ही अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर महविश है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होगा आप लोगों की साइड पे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था डेंचर सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइनर्स और हार्ड टिश्यू लाइनर्स, टिश्यू कंडीशनर्स पढ़ाया था। उसमें से, उस लेक्चर में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की, कोई भी मसला आया है, आप लोगों ने जाके उसको पढ़ा है, कोई आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें से मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। कोई आपको उस प्रीवियस लेक्चर में से? अच्छा, उस मैं चाह रही थी कि एक सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स को मैं एक रिव्यू दे देती। मैं इसलिए वो वाला लेक्चर अपना खोलना चाह रही थी, अगर वो खुल जाता है तो। उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से उसमें हमने पढ़ा था सॉफ्ट, एंड पे जो हमारा रह गया था वो तो सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो उसमें दो तरह के वो आ जाते हैं, टेम्पररी भी और परमानेंट भी आ जाते हैं। टेम्पररी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं जो टिश्यू कंडीशनर्स हैं, ठीक है। और जो परमानेंट हैं उनका जो है वो डिफर करते हैं टिश्यू कंडीशनर से। टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स जो हैं आर वेरी सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर्स एंड दीज मटेरियल्स आर नॉट एज सॉफ्ट एज द टिश्यू कंडीशनर immediately after setting, but they retain their softness uh, for longer, taking up to a month or two to नहीं है, वहाँ पे हम टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स पेशेंट को लगा के, ताकि वो कुछ अरसे तक वहाँ पे मौजूद रहें, ठीक है। और टेम्परेली इम्प्रूविंग द फिट ऑफ एन इल फिटिंग डेंचर एंटिल सच अ टाइम। और जब टेम्परेरी सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स आप वहाँ पे भी यूज़ करते हो जहाँ पे आपने एक नया डेंचर बनाना है, वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो इसको, उससे पहले कि टेम्परेरी तौर पर उसको नीचे डेंचर के, पुराने डेंचर के नीचे लगा के भेज देते हैं। डायग्नोस्टिक एड टू सर्टेन वेदर द पेशेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम अ परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग। हाँ, और इसको आप परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग से पहले इस्तेमाल करते हो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मैं अगर परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग पेशेंट को देता हूँ तो वो उससे उससे उसको कुछ बेनिफिट्स भी होंगी, या तब भी पेशेंट को वो डेंचर तंग करेगा या उसमें कोई मसला आएगा, ठीक है। दीज वर द इंडिकेशंस ऑफ टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स। फिर मैंने आपको परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स का बताया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा लेक्चर इधर ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बस हार्डली 5 to 10 मिनट्स में इसको रिवाइज करवाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आपको टिश्यू कंडीशनर्स और हार्ड रिलाइनर्स से रिवाइज करवाया था, ये रह गया था मेरा। परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स में मैंने आपको इंडिकेशंस बताई। थेराप्यूटिक मेजर्स फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टॉलरेट स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय हार्ड डेंचर्स। वो पेशेंट जो हार्ड डेंचर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स में हम ये जो है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट
treatment of edentulous patients with chronic pain, soreness or discomfort due to prolonged contact between rigid denture base. और कुछ patients जिनके जिनकी डेंचर की वजह से वहाँ पे कुछ रेडनेस हो गई है, रैशेज आ गए हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो कोई हार्ड बेस को अपने मुंह में बर्दाश्त कर सकते। उन पेशेंट्स में भी आप परमानेंट जो है सॉफ्ट लाइनर्स लगा के भेज देते हैं कि ये परमानेंटली अब आपका आइडली तो इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड रिमेन सॉफ्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ठीक है। और जो है इसके अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो दे हार्डन्स बाय टाइम, उसको कुछ अरसा लगता है हार्ड होने में। और गुड ड्यूरेबल बॉन्ड विद डेंचर बेस। और एक जो लाइनर है उसका एक आइडियल प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि इट शुड हैव अ प्रॉपर बॉन्ड विद द डेंचर। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग में कि इट हैज़ ए गुड ड्यूरेबल बॉन्ड विद द डेंचर बेस। इट इज़ मोर रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था कि लाइनर शुड हैव एन प्रॉपर्टी टू ओवरकम द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा अल्बिकेंस, यानी कि वो उसको स्टॉप करना चाहिए और इसमें ये रेजिस्टेंट होना चाहिए उसकी ग्रोथ में। तो इसमें ये रेजिस्टेंस है, इसमें ये पावर है कि ये कैंडिडा अल्बिकेंस की ग्रोथ को रोक सके, उसको रेजिस्ट कर सके उसकी ग्रोथ को। और बेटर वियर एंड एम्ब्रेजन रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक अगर मेरी वो खुल जाए तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इसमें एक वो बताया था, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको इसमें एक टेबल बताया था। उस टेबल में हमने देखा था कि डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को हम फर्दर किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को हमने एक्रिलिक में, सिलिकॉन में और पॉलीफॉस्फाजिन में चेंज किया था। ठीक है। तो उसमें मैंने एक्रिलिक में आपको बताया 3 तरह के मैंने लाइनर्स में उसको डिवाइड किया था, डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को, नॉट हार्ड लाइनर्स। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स। वो एक टेबल था, मैंने आपको कहा था कि आपने उसको याद करना है। अगर ये खुल जाता है तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ वो टेबल। यस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्रिलिक है उसको फर्दर हम चेंज करते हैं कोल्ड क्योर में और हीट क्योर में। ठीक है। 2 तरह के इसको कैटेगराइज करते हैं। सिलिकॉन को भी हीट क्योर और कोल्ड क्योर में कैटेगराइज करेंगे। और पॉलीफॉस्फाजिन इटसेल्फ जो है वो, ये मेरा खुल गया वो लेक्चर। अब मैं आपको वो टेबल दिखाना चाह रही थी। थोड़ा सा रिवाइज जब तक हम पीछे से चीज़ों को नहीं करेंगे और आगे भागते रहेंगे तो हमें ना पीछे से समझ आएगी ना आगे से समझ आएगी, इसलिए मैं चाह रही थी ये दोबारा रिवाइज करवा रही। अभी भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरा प्रेफरेंस ये होगी कि मैं पहले इसको क्लियर करूँ और फिर आगे चलूँ। ठीक है। तो ये मैं आपको टेबल बता रही थी कि डेंसर सॉफ्ट लाइनर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू एक्रिलिक, सिलिकॉन एंड पॉलीफॉस्फाजिन। And the acrylic can be further categorized into cold cure and heat cure, right? और सिलिकॉन कैन बी कैटेगराइज इनटू हीट क्योर और कोल्ड क्योर। और कोल्ड क्योर जो है आगे से फर्दर कंडेंसेशन सिलिकॉन और एडिशन सिलिकॉन। कंडेंसेशन और एडिशन सिलिकॉन मैंने आपको बताया था इट इज मच द सेम एज वी यूज्ड इन इम्प्रेशन मटेरियल्स, सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल्स। ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन अगर आपको वो याद है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोल्ड क्योरिंग एक्रिलिक मटेरियल्स जो है कोल्ड क्योरिंग एक्रिलिक मटेरियल्स जो है वो चेयर साइड रीलाइनर है। ये आप उसको क्लिनिक में पेशेंट के अप्लाई करते हो और जैसे आपने हार्ड रीलाइनर्स को अप्लाई किया था। कोल्ड क्योर की मैं बात कर रही हूँ ना, हीट क्योर। हीट क्योर का जब वर्ड आ गया तो इट मीन्स कि वो लेबोरेटरी प्रोसेसिंग होगी उसकी फर्दर। ठीक है। or these materials harden within a period of a few weeks or at best a few months and cannot therefore be seriously considered as permanent soft linings. हम permanent soft linings की हमने बात की थी कि they remain permanent for a period of time. तो जो cold cure acrylic materials हैं आप इसको permanent नहीं use कर सकते क्योंकि they get hardens with passage of time or week or few. ठीक है। तो इसको हम टेम्पररी सॉफ्ट लाइनिंग कहेंगे। द केमिकल कंपोजिशन इज सिमिलर टू हीट एक्टिवेटेड। केमिकल कंपोजिशन तो हीट एक्टिवेटेड से ही सिमिलर होती है, सिर्फ एक्टिवेटर को छोड़ के। ठीक है।
अगर हम हीट क्योर लॉन्ग टर्म लाइनिंग मटेरियल्स की बात करें तो ये परमानेंटली सॉफ्ट रहते हैं, काफ़ी अर्से तक ये सॉफ्ट रहते हैं. द हीट क्योरिंग मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इन द लेबोरेटरी एंड आर नॉर्मली अप्लाई टू अ न्यू डेंचर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन. जब नया डेंचर बनने जाता है उसी टाइम आप इसके साथ अप्लाई कर देते हो उन पेशेंट्स में जिनमें मैंने आपको बताया था कि वो हार्ड बेस को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. इसकी फिर मैंने आपको ये कॉम्पोजिशन बताई थी और फिर मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया. सिलिकॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ मच सिमिलर टू दोज सिलिकॉन मटेरियल्स दैट हैव स्टार्टेड इन इम्प्रेशन मटेरियल्स. ठीक है. और इसका जो आगे हम इसको कंडेंसेशन में और एडिशन में चेंज इसको हमने इसको डिवाइड किया था. तो कंडेंसेशन में इसकी पेस्ट और लिक्विड फॉर्म में होता है ये, अगर आप इधर से देखें. ठीक है. और उसका भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि हम इम्प्रेशन लेते हैं और किस तरह उसको आर्टिकुलेटर के ऊपर लगाते हैं और वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं. ठीक है. एडिशन जो है वो आता है कार्ट्रिज गन सिस्टम में आता है, ऐसे ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. द एडिशन क्योरिंग सिलिकॉन्स हैव ओनली रिसेंटली बिकम अवेलेबल. दे आर अप्लाइड एज टू पेस्ट व्हिच आर प्रोपोर्शनल एंड मिक्स यूजिंग अ कार्ट्रिज गन सिस्टम. ये हाईली रेजिलियंट होते हैं, रिटेन सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी, लो टियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस. इसकी आप प्रॉपर्टी इन ये प्रॉपर्टीज आपने इस तरह याद करनी है कंपैरिजन कर करके. ठीक है. फिर आपको मुश्किल नहीं होगी. स्क्रीन रुकी हुई है. महानूर आप देखिए मैं स्लाइड नंबर 36 में हूँ, अगर आपको वो नज़र आ रही है. स्लाइड नंबर 36. स्लाइड नंबर 2 आ रही है. 2 वो सोल्डरिंग की आ रही होगी, मैं आपको करवा रही हूँ. ठहर मैं दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन को. हाँ जी, अभी देखिए स्लाइड नंबर 36 शो हुई है आपको. चलें ठीक है, ठीक हो गया. अब मैं स्लाइड नंबर 36 पे आपको एडिशन सिलिकॉन का बता रही थी कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट, रिटेन सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी, लो टियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस, लो बॉन्ड स्ट्रेंथ टू डेंचर बेस. जो इसका ड्रॉबैक है, मोर ससेप्टेबल टू ग्रोथ ऑफ, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ फंगल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ. ठीक है. देर ऑल्सो प्रोसेस्ड इन लेबोरेटरी ऑन द फिटिंग सर्फेस ऑफ द डेंचर. ये भी लेबोरेटरी का प्रोसीजर है. आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन सिलिकॉन, राइट. अभी मैं आगे हूँ स्लाइड नंबर. पोलीफॉस्फेजिन आर सप्लाइड इन शीट फॉर्म एंड आर मैनिपुलेटेड इन ए सिमिलर मैनर टू हीट क्योर सिलिकॉन प्रोडक्ट्स. रिकमेंडेड क्योरिंग टाइम बताया हुआ है, ये आपने देखना है इसको. ठीक है. फिर हमने इन कंपैरिजन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि द सिलिकॉन्स हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड रिटेन देयर शेप आफ्टर सेटिंग डिस्पाइट बीइंग सब्जेक्टेड टू मैस्टिकेटरी लोडिंग. ठीक है. अगर हम एक्रिलिक मटेरियल्स की बात करें तो दे आर ठीक हो गया, ठीक हो गया मुझे. एक्रिलिक मटेरियल्स आर विस्को इलास्टिक एंड ग्रेजुअली बिकम डिस्टॉर्टेड. The silicons have good, the acrylic materials are viscoelastic and gradually become distorted. There is a tendency for the materials to flow away from areas of greater stress during causing the cushioning effect to be lost. मतलब ये एक्रिलिक मटेरियल्स की एक ड्रॉबैक है कि वो एरियाज ऑफ ग्रेटर स्ट्रेस से लो की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से उसका कुशनिंग इफेक्ट जो है विद पैसेज ऑफ टाइम खत्म भी हो जाता है. अच्छा, ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है. द थिकनेस ऑफ सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ 2 to 3 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट कुशनिंग इफेक्ट, राइट. यहाँ तक हमने. उसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जो मटेरियल्स थे, रीलाइनर मटेरियल्स, यानी कि हम पेशेंट को हम
कह देते हैं कि आप ये ट्यूब परचेज कर लें और जब जब आपको जहाँ पे मसला हो आप इसको अप्लाई कर लें, और इसकी जो मैनिपुलेशन है वो उसके पीछे, मैनिपुलेशन तो इसमें ज़रूरी नहीं होती, वो एक ही उसमें पेस्ट फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। केसेस ऑफ इरिटेशन, severe bone loss and tumors related to the use of self administered denture lining materials have been documented। इसकी वजह से इसको मना किया जाता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, ये तो था हमारा सारा रीलाइनर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसमें अभी कोई मसला नहीं होगा। इसको बड़े अच्छे तरह से आपने इसको इस तरह याद करना है कि आपने कंपैरिजन में इसको लिख लेना। आप अपने एक रजिस्टर लें, उसमें तीनों का कंपैरिजन बना के तीनों की प्रॉपर्टीज़ के सबसे पहले तो आप आइडियल प्रॉपर्टीज़ एक लाइनर की क्या होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उन तीनों को सामने रखें और देखें कि जो है वो क्या मसला है उसका, उस सॉफ्ट टिश्यू लाइनर का क्या प्रॉब्लम है जो हार्डी लाइनर्स में नहीं है, हार्डी लाइनर्स का क्या एडवांटेज है जो सॉफ्ट लाइनर में नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको याद करा। दैट्स ऑल फ्रॉम डेंचर री लाइनिंग मटीरियल्स। अच्छा, आज जो हमारा मैं आप जो लेक्चर जो हमने स्टार्ट करना है आज, जो हमने वो है सोल्डरिंग, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग से आपको क्या समझ में आता है? सोल्डरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। सोल्डर, एक बॉन्ड बना देना। और होता ये है कि डेंटिस्ट्री में हमें काफ़ी चीज़ों को जो है वो आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और उसमें हम इस लेक्चर में देखेंगे सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के लिए माइंड मैप फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं, और कास्टिंग एंड सोल्डरिंग फ्लक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। Sometimes two pieces of metals have to be joined together। metals की मैं बात कर रही हूँ। as and in case of large span bridges or splints which are cast in a number of separate units and are joined together, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि हम बहुत जो बड़े ब्रिज होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग से कास्ट करते हैं और फिर उसको असेंबल करना होता है, आपस में उनको आपस में जोड़ना होता है, तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। तो अगर हम सोल्डरिंग को डिफाइन करें तो ये मैं आपको बताती हूँ सोल्डरिंग की डेफिनेशन। अगर हम देखें द प्रोसेस ऑफ, मुझे कोई मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही मैम। चैप्टर ओके, ये है, मैं आपको अगर फिलिप्स में से बताऊं, डेंटल कास्टिंग एंड मेटल जॉइनिंग, और ये चैप्टर नंबर है, हाँ मुझे आपको पहले चैप्टर नंबर ही बताना चाहिए था। ये आप देखिए चैप्टर नंबर 16, डेंटल कास्टिंग अलॉयज एंड मेटल जॉइनिंग। मेटल जॉइनिंग मीन्स सोल्डरिंग, राइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ना पहले स्लाइड की तरफ देखने से पहले आप पहले मेरी बात को सुने, ठीक है। सोल्डरिंग में आपने तीन आपको टर्म्स यूज होंगी जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, दैट इज सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। वेल्डिंग का वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, वेल्ड जी करवा लो, ये आपका कोई भी मेटल की चीज़ आपकी टूटती है आप कहते हैं इसको वेल्ड करवा लो। तो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन तीनों डेफिनेशंस में। जो डेंटिस्ट्री है हम उसमें वेल्डिंग का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। अच्छा, अगर हम सोल्डरिंग की बात करें तो सोल्डरिंग होता यह है कि दो मेटल कंपोनेंट्स को हम जोड़ते हैं। शाहिना नुसरत का चैप्टर मैं आपको वो भी बता देती हूँ अगर आपने सामने उसको रखना है। महानूर, ये चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब तक आप इसे सुनेंगे नहीं, ये देखिए ये स्लाइड्स तो आपको मिल भी जाएंगी और आपको सब जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपको समझ आ जाए, बस समझ आना ज़रूरी है। अगर सोल्डरिंग की डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पार्ट्स बाय फ्लोइंग अ थर्ड मेटल बिटवीन देम।
होता ये कि अगर आप देखो वेल्डिंग जब होती है ना, तो वेल्डिंग में दो मेटल पार्ट्स जुड़ते हैं और हम हाई एक फ्लेम जलाते हैं जिसकी वजह से उसके पार्ट्स मेल्ट होते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन सोल्डरिंग में क्या होता है, एक तीसरी मेटल को मेल्ट करके आप उन दो पार्ट्स को जिनको जोड़ना है उसके अंदर फ्लो करवा देते हो और एक बॉन्ड बन जाता है उनके दरमियान। सो वी कैन डिफाइन सोल्डरिंग इज a process of joining two metal parts by flowing a third metal between them. This filler metal is called a solder. और जो वो filler process is called soldering, और the filler metal which is used to which is used in between these two joining metals is called solder, right? Solder has a lower fusion temperature than the metal parts being joined. और जो सोल्डर है, जो जिस मेटल ने जोड़ना है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उन दोनों सबस्ट्रेट मेटल से, जिन मेटल्स को हमने जोड़ना है, उससे बहुत कम होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि अगर वो कम नहीं होगा तो फिर तो जॉइनिंग मेटल्स भी मेल्ट कर जाएंगी। तो हमने ऐसे सोल्डर यूज करना है, ऐसी मेटल एज ए सोल्डर यूज करना है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो, ठीक है, उन दोनों मेटल से जो जोड़ जिनको हमने जोड़ना है, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि सोल्डर हैज ए लोअर फ्यूजन टेम्परेचर देन द मेटल पार्ट्स बीइंग जॉइंड। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्डर शुड नॉट एक्सीड 450 डिग्री सी, ठीक है। और ये तो अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, इसको हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप अ लोकलाइज्ड एरिया और जॉइनिंग द टू मेटल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग अ फिलर मेटल एंड हीटिंग देम बिलो द सॉलिडस टेम्परेचर एंड एट द लिक्विडस टेम्परेचर बिलो 450 डिग्री सी। अच्छा, आपने सॉलिडस टेम्परेचर और लिक्विडस टेम्परेचर अगर आपको इसका नॉलेज है तो फिर आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हो। सॉलिडस टेम्परेचर ये आपने पढ़ा भी है मेटल्स में। सॉलिडस टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे एक मेटल जो है वो सॉलिड होती है। उसके बाद अगर आपने उससे ज्यादा एक्सीड करना शुरू कर दिया तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता जाता है। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द मेटल इज अ सॉलिड is called solidus temperature and at the liquidus temperature, और liquidus temperature वो maximum temperature है, maximum temperature जिसपे सारी metal जो है वो melt हो चुकी हुई है, ठीक है। तो it is called liquidus temperature। तो जो होता ही है कि बाय यूजिंग अ फिलर मेटल, ऐसी फिलर मेटल जिसका जो लिक्विडस टेम्परेचर हो वो 450 डिग्री सी से कम हो। मैंने आपको बताया कि उसका फ्यूजन टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो अगर ये फिलिप्स की डेफिनेशन है, बेसिकली तो हम ये कहते हैं कि आप फिलिप्स से इसकी डेफिनेशन को याद करें, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो व्हाट इज ब्रेजिंग, सॉरी ये ब्रेजिंग है, BRA, ठीक है। ब्रेजिंग ये होता है इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि ब्रेजिंग में जो सोल्डर मेटल है उसका फ्यूजन, उसका जो लिक्विडस टेम्परेचर है वो 450 से अबव होता है और सोल्डरिंग में वो 450 से कम होता है। बस ये इसका फर्क है, ठीक है। और अगर हम ब्रेजिंग को मैं आपको डिफाइन करूं, अब आप सुने, द सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेसेस, ये दोनों प्रोसेस जो है इन्वॉल्व द मेटेलिक कंपोनेंट्स टू बी जॉइंड। इनमें दो सबस्ट्रेट मेटल्स होंगी, एक फिलर मेटल होगी, फ्लक्स होगा और हीट सोर्स होगी। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग इज दैट ब्रेजिंग requires a heating temperature above 450 degree C and soldering is conducted below the temperature, ठीक है। आप सिर्फ इसको सिंपल वर्ड्स में याद करो कि ब्रेजिंग में जो टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो 450 से ऊपर होना चाहिए और जो सोल्डरिंग होगा उसमें टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री से बिलो होगा, ठीक है। हीटिंग टेम्परेचर आप कह लो अगर आप इसे सिंपल वर्ड्स में कहोगे। आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की समझ आ गई। तीसरी टर्म जो मैंने यहाँ पे उसका जिक्र अभी एंड पे करूंगी, वेल्डिंग मैंने यूज की। वेल्डिंग का जो डिफरेंस आ जाता है वो जो इन दोनों से आ जाता है उसमें ये होता है कि उसमें हम ये जॉइनिंग मेटल नहीं यूज करते, इसमें वो जो दोनों सबस्ट्रेट मेटल्स है वही उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। तो हम वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से इस तरह डिफर करती है कि उसमें हम वो जो है नहीं सोल्डर यूज नहीं करते, आप कह लें। द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स बाय अप्लाइंग हीट प्रेशर और बोथ विदाउट अ फिलर मेटल टू प्रोड्यूस अ लोकलाइज्ड यूनियन अक्रॉस द इंटरफेस थ्रू फ्यूजन और डिफ्यूजन। और अगर किसी किसी अगर वेल्डिंग में अगर वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि फिलर मेटल्स ना किसी किसी में यूज भी रहती है, अगर वो यूज हो फिलर मेटल, द थिकनेस ऑफ द फिलर मेटल इफ यूज मे बी सो मच ग्रेटर देन द कैपिलरी डायमेंशन एनकाउंटर्ड इन ब्रेजिंग। यूजुअली नो फिलर मेटल इज यूज इन वेल्डिंग। अगर आप ज्यादातर देखो तो वेल्डिंग में हम फिलर मेटल्स को यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी,
अब हम अगर अब यहाँ तक आप मुझे बताएं कि आपको सोल्डरिंग की समझ आई, सोल्डर का समझ आया, और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या चीज़ का डिफरेंस है ये समझ आया, मुझे ये पहले बताएं, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। अच्छा जी, चलें ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हमने जब भी कोई मटेरियल स्टार्ट करना होता है, हमें सोल्डरिंग मटेरियल्स बेसिकली जो हमने करना है वो सोल्डरिंग मटेरियल्स के ऊपर बात करनी है कि कौन कौन से सोल्डरिंग मटेरियल्स डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री पे हम बात करें तो गोल्ड सोल्डर्स यूज़ होते थे पहले किसी ज़माने में, ठीक है। अब तो गोल्ड इतना महंगा हो गया कि अभी वो यूज़ नहीं होते। इन 502 to 702 जो टाइम था, इसके दौरान गोल्ड ब्रिज वर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोमन्स। अदर कल्चर्स लाइक इजिप्शियंस एंड फिनोशियंस यूज्ड गोल्ड वायर्स टू होल्ड द पेल। यानी ये बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में गोल्ड की ये इस तरह यूज होती थी चीजें। लेटर एज द यूज ऑफ मेटल्स केम इनटू डेंटिस्ट्री, सो देन द टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग। पहले सोल्डर्स के तौर पे गोल्ड भी यूज होता था, जब जैसे जैसे मेटल इंट्रोड्यूस हुई तो जो है गोल्ड सोल्डर्स भी रिप्लेस हो गए विद मेटल्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस मेटल है, हम उसको नहीं यूज कर सकते कॉमनली। ये टॉर्च जो हम यूज करते हैं इसके पे हम बात करेंगे जब हम सोल्डर को इन डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ना, अब आप थोड़ा सा देखो कि मैं आपको पहले कंपोनेंट्स बताना था। अच्छा जी, सोल्डरिंग में अब हम उसको कितने पार्ट्स में हम उसमें, यानी हमारे उस प्रोसीजर में क्या क्या यूज होता है। उसमें सबस्ट्रेट मेटल यूज होंगी, उसमें एक जॉइनिंग मेटल विच इज कॉल्ड सोल्डर यूज होगा, फ्लक्स यूज होते हैं, फ्लक्स मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं, और एक हीट सोर्स होती है कि आपने हीट किस किस सोर्स से दी है, कि ठीक है वो टॉर्च है या डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम है, क्या सोर्स है उसका, ठीक है। तो सबस्ट्रेट मेटल के ऊपर अभी हम आते हैं। सबस्ट्रेट मेटल से आपको क्या समझ में आता है? सबस्ट्रेट मेटल वो है जिसको हमने जोड़ना है, ठीक है। वो कोई भी कनेक्टर है, कोई भी डेंसिस का पार्ट है, ठीक है, जिसको आपने करना है। तो ओरिजिनल प्योर मेटल दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर जॉइनिंग टू अदर सबस्ट्रेट मेटल और अलॉय, उसको किसी और मेटल से आपने जोड़ना है या अलॉय से जोड़ना है। उसमें गोल्ड बेस्ड अलॉयज भी हो सकती हैं, बेस मेटल अलॉयज भी हो सकती हैं। देखो डेंसिस किस किस मेटल का बनता है वो, या कोई भी चीज़ है, या क्लैस्प है, कोई भी हमारा प्रोसेस यूज हो रहा है वो गोल्ड बेस्ड है या बेस मेटल अलॉयज उसमें यूज हुए हैं, ठीक है। कंपोजिशन जो है डिटरमिन्स मेल्टिंग रेंज, ऑक्साइड फॉर्मेशन और वेटेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट बाय द मोल्टन अलॉय। कंपोजिशन जो है सबस्ट्रेट की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिटरमिन करने के लिए कि वो उसके ऊपर कितनी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, और उसकी वेटेबिलिटी कितनी होगी विद द सोल्डर। यानी कि देखें, आपने कोई भी चीज़ अगर जोड़नी है ना तो उसके ऊपर ना इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके ऊपर वो जो हमने मोल्टन मेटल, वो जो हमने मेल्ट करके मेटल जिससे जोड़ना है वो फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये कंपोजिशन बताती है कि इस पे कितनी, इस मेटल सबस्ट्रेट मेटल के ऊपर कितना इसका वो होगा, इम्प्योरिटीज होंगी, ऑक्साइड फॉर्मेशन होंगे, और इसकी वेटेबिलिटी यानी कैपेबल कितना है ये कि उसको अपने ऊपर फ्लो करवा सके। ये उसकी कंपोजिशन सबस्ट्रेट मेटल की डिटरमिन करती है। मेल्टिंग रेंज भी इसमें इंक्लूड है। ठीक हो गया, सोल्डरिंग का हमने सबस्ट्रेट को पढ़ लिया। सोल्डर का मैंने आपको बताया कि सोल्डर वो है जिससे हम जोड़ते हैं। उसके बाद अब फ्लक्स रह गया, अब फ्लक्स पे बात करते हैं। A metal surface free of any contaminant such as oxide is essential for the molten solder to wet the substrate metals. A flux is used to reduce the oxide, inhibit further oxidation and facilitate its removal. होता क्या है कि जो आप सबस्ट्रेट मेटल लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर और ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, हमारे एयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो जाता है। ऑक्साइड लेयर होगी तो वो जो सोल्डर है वो उसके ऊपर फ्लो नहीं करेगा और जॉइनिंग नहीं ठीक से होगी। तो हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो इन इम्प्योरिटीज़ को, इन ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोक सके, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। और वो फ्लक्स कौन से यूज़ होते हैं, उसमें बोरक्स है और पोटाशियम फ्लोराइड है।
अगर आप इसको गौर करो तो मेटल surface free of any contaminant such as oxides is essential for the molten solder to wet the substrate metals. A flux is used to reduce this oxide formation, inhibit further oxidation, and facilitate its removal. ठीक है, the composition and cleanliness of the substrate metal and the temperature to which it is heated determine the wettability of the substrate by the molten solder alloy. The solder chosen must wet the metal. उसको जो सोल्डर आपने लिया उसको वो वेट करेगा तो वो उसको जोड़ेगा ना, ठीक है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस. अगर हम ये तो मैंने आपको बता दिया ना, फ्लक्स हम यूज कौन से करते हैं, बोरक्स यूज करते हैं पोटेशियम. लेकिन सरफेस प्रोटेक्शन के तौर पे भी एक फ्लक्स यूज होता है दैट covers the metal surface and prevents access to oxygen. एक तो ये है कि आप इसको किसी चीज से कवर कर दो और उस मेटल का एयर के साथ वो ही ना हो, एयर के साथ उसका कांटेक्ट ना हो तो ऑक्सीडेशन रुक जाए, ठीक है. एक तो ये हो सकता है, या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो जो ऑक्साइड जो रिड्यूस कर दे उन ऑक्साइड्स को जो बन गए हैं मेटल सरफेस के ऊपर, या फिर सॉल्वेंट हो, डिसॉल्व एनी ऑक्साइड प्रेजेंट एंड कैरीज देम अवे, ठीक है. तो ये बोरक्स और पोटेशियम फ्लोराइड में ये जो है मौजूद है, ये एबिलिटीज मौजूद हैं कि वो इसको क्लियर कर सके इसकी सरफेस को, सो दैट द सोल्डर कैन फ्लो ओवर द जॉइनिंग मेटल्स. फ्लक्स समझ आया आपको? ठीक है. तो सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट मेटल्स पढ़ी, फिर हमने देखा कि सोल्डर क्या होता है और फ्लक्स देखा. अब हम हीट सोर्स पे भी एंड पे बात करेंगे. अच्छा, अब बोरक्स फ्लक्स की उन्होंने कॉम्पोजिशन बताई हुई है. उसमें बोरक्स ग्लास है, 55% डिजॉल्व कॉपर ऑक्साइड्स फ्रॉम द गोल्ड अलॉयज. बोरिक एसिड है वो 35% है, एड इन स्प्रेडिंग ऑफ फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ हॉट मेटल. और सिलिका है, एड्स इन होल्डिंग द फ्लक्स इन पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द हॉट मेटल, ठीक है. ये इसकी कॉम्पोजिशन और उसके आगे से फंक्शन बताए हुए हैं, ठीक है. ये आपने याद करना है, ठीक है. ये आपको आ सकता है कि बोरक्स फ्लक्स क्या होता है और फ्लोराइड फ्लक्स क्या होता है, ठीक है. और अगर हम फ्लोराइड फ्लक्स की बात करें तो पोटेशियम और अदर फ्लोराइड्स 50 to 60% होते हैं. इसमें भी बोरिक एसिड होता है, इसमें भी बोरक्स क्लास होता है और पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट होता है. ये कॉम्पोजिशन है दोनों फ्लक्सेस की. फ्लक्सेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फ्लक्सेस क्या करता है कि उसकी वेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द सबस्ट्रेट मेटल. बस इतना सा आपने ये इसको अपने जहन में रखना है. अच्छा, और कुछ एंटी फ्लक्सिंग भी यूज होते हैं. अगर हम चाहते हैं कि वो मेटल जो है इतने एरिया तक बस फ्लो करे, उससे आगे फ्लो ना करे, तो हम वहाँ पे एंटी फ्लक्सेस लगा देते हैं, ठीक है. An anti-flux is a material which is spread on the metal in order to confine the solder and to restrict its flow beyond certain limits. यानी आप देखो कि आपने दो मेटल्स को जोड़ना था, अब आप चाहते हो कि ये जो मेटल आप फ्लो करवा रहे हो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक रहे, ये ना हो कि ये पूरी सबस्ट्रेट मेटल को कवर कर दे. तो वहाँ जहाँ तक आपने उसको रखना होता है वहाँ तक आप फ्लक्स को लगाते हो, उसके बाद एंटी फ्लक्सिंग साइडों पे कर देते हो कि वहाँ पे मेटल फ्लो ना करे, टू रिस्ट्रिक्ट द एरिया ऑफ flowing metal. तो अगर हम इसको डिफाइन करें, an anti-flux is a material which is spread on the metal in order to confine the solder and to restrict its flow beyond certain limits. अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे फ्लक्स और एंटी फ्लक्सिंग में? समझ आ गया इसका डिफरेंस कि फ्लक्सिंग हम क्यों करते हैं और एंटी फ्लक्सिंग क्यों करते हैं ड्यूरिंग सोल्डरिंग प्रोसीजर्स? ठीक है. ये इंशाल्लाह आप जाके फिलिप्स से या शाइना से जहाँ से भी पढ़ोगे आप, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. जब भी नई चीज़ पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा मसला तो आता है, ठीक है. तो फ्लक्स में हमने दो तरह के पढ़े, एक हमने पढ़ा बोरक्स का और एक हमने पढ़ा फ्लोराइड फ्लक्स का. फिर हमने पढ़ा एंटी फ्लक्सिंग क्या है. अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा आगे जाने से पहले रिक्वायरमेंट्स, एक आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्डर क्या होनी चाहिए, आपके जहन में क्या आता है? सोल्डर को हम पढ़ेंगे. कि एक सोल्डर है उसकी जो है आइडियल प्रॉपर्टीज, अगर हम कहें कि जी हमें ये वाला सोल्डर यूज करना चाहिए, इसकी ये प्रॉपर्टीज है. आइडियल प्रॉपर्टीज एक सोल्डर की ये होनी चाहिए कि इट शुड बी रेजिस्टेंट टू टार्निश एंड क्रोयन. ये तो आप अब जब भी देख लें कि आप मेटल, किसी भी मेटल की अगर बात करते हैं तो इट शुड बी रेजिस्टेंट टू टार्निश. ये ना हो कि उसके ऊपर जंग लग जाए, जैसे ही पेशेंट लगा के जाए, चाहे वो प्रोस्थेसिस हो, चाहे वो सोल्डर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो पेशेंट के मुंह में यूज होनी हो, तो उस पर वो नहीं आनी चाहिए.
जंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और फ्यूजन टेम्परेचर रेंज ऑफ सोल्डर शुड बी एटलीस्ट 100 डिग्री सी बिलो दैट ऑफ कंपोनेंट मेटल्स। ये हम पहले भी इस पर बात कर सके हैं कि उसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो कंपोनेंट मेटल से लो होना चाहिए, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए, ताकि वो जो बेस सबस्ट्रेट मेटल्स है ये ना हो कि हम हीट करें तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। Composition of shoulders, sorry, composition of shoulders should be nearer the component metals. At the same time, the solder in molten state should flow quickly. It should have the ability to wet the substrate metals and spread easily over the clean metal surface and into the gap. और इसमें ये ability होनी चाहिए कि ये fluidity, अगर हम बात करें कि ये easily flow कर जाए, और इसका जो composition है वो nearly same होनी चाहिए ideally to substrate metals, और इसकी wetting ability अच्छी होनी चाहिए कि वो easily flow करके एक जो है वो जॉइन एक जोड़ बना दे उसके। मोल्टन सोल्डर शुड एडेयर टू द मेटल पार्ट्स एंड शुड नॉट कॉज पिटिंग ऑफ द सोल्डर जॉइंट। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पिट्स हो जाए, वो एक बड़ा एक स्मूथ सा एक जॉइंट होना चाहिए उन दोनों के दरमियान। स्ट्रेंथ, अगर हम कलर की बात करें तो एक्सेप्टेबल कलर यानी कि स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ सोल्डर्स शुड बी एज नियर टू मेटल पार्ट्स बीइंग जॉइंट। एस्थेटिकली अगर हम बात करें तो उसका जो है वो जो वो होना चाहिए कलर, वो जॉइनिंग मेटल की तरह होना चाहिए, ठीक है। appropriate flow temperature और fusion temperature should be low to the joining metals, और acceptable color strength भी अच्छी होनी चाहिए, fluidity, wetting, हमने बात की, resistance to surface degradation, ठीक है, resistance to tarnish and corrosion, ये सारी इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, अब हम सोल्डरिंग मटेरियल्स की बात करेंगे। सोल्डरिंग मटेरियल्स की बात करने से पहले थोड़ा सा आप इसका प्रोसेस 3 से 4 लाइनों में मैं आपका बताऊंगी कि होता क्या है कि द मोल्टन सोल्डर सोल्डरिंग प्रोसेस क्या है। द मोल्टन सोल्डर फ्लोज बाय कैपिलरी एक्शन बिटवीन एंड अराउंड द पार्ट्स टू बी जॉइंड एंड partially alloys with the surface layer of the metals to be joined. The bonding is by interfacial penetration of the solder alloy. होता क्या है कि दो मेटल्स को आप आपस में होल्ड करके रखते हो और उसके दरमियान वो मेटल को फ्लो करवा देते हो, ठीक है। सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, और अगर आपसे कोई पूछे कि आप सोल्डरिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज करते हो तो असेंबलिंग अ ब्रिज, एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, उसको आपने अलग अलग से उसकी कास्टिंग की और उसको असेंबल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। बिल्डिंग अप कॉन्टैक्ट एरिया इन इनलेज एंड क्राउन्स, ठीक है, जब आप क्राउन्स और इनलेज पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसके कॉन्टैक्ट एरिया को बिल्डअप करने के लिए आप ये सोल्डरिंग प्रोसेस यूज करते हो। हाँ जी, मैं स्लाइड नंबर 16 पे ही हूँ ताहिरा, स्लाइड नंबर 16 पे ही हूँ मैं अभी। मैंने ये स्लाइड ऐड नहीं की थी कि मैं सोचा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये चीज़ें ना, मुझे लग रहा था कि कुछ स्लाइड्स में मिसिंग है तो इसलिए आप बस सुनते जाओ मेरी बात को कि एक सोल्डरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर मैं आपको बता रही थी कि इसकी सोल्डरिंग प्रोसेस हम यूज़ किस लिए करते हैं। मैं स्लाइड नंबर 16 से आगे जाती हूँ। मैं मटेरियल्स पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नॉलेज देना चाह रही थी कि इसका पहला जो है इसका वो जो फंक्शन है असेंबलिंग अ ब्रिज, दूसरा फंक्शन है बिल्डिंग अप कॉन्टैक्ट एरिया इन इनलेज एंड क्राउन्स, फिर जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेज। ऑर्थोडोंटिक्स अप्लायंसेज यानी ये जो आप ब्रेसेस यूज करते हो उसमें भी कई दफ़ा आप पार्ट्स को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करते हो। जॉइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ कास्ट पार्सल लेंचेस, ठीक है, कास्ट पार्सल लेंचेस के कंपोनेंट्स को, ब्रिज के कंपोनेंट्स को, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस को और इनलेज और क्राउन्स को, यानी ये ऑपरेटिव में ऑर्थोडोंटिक्स में हर जगह पे ये सोल्डरिंग का प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि सोल्डर जो है उसकी क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, उस पर बात कर ली। अब हम आ जाते हैं अच्छा मेथड्स। सोल्डर्स पे भी बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सोल्डर्स जो हैं सॉरी सोल्डरिंग प्रोसेस जो है वो दो तरह का होता है। एक्चुअली ये डॉक्टर नादिया का लेक्चर था जो वो चाह रही थी कि मैं इस लेक्चर को करवाऊँ क्योंकि उन्होंने आपको कंटिन्यू करवाना है। मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाह रही थी तो वो मैं सोचा था कि आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उसमें एक मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग है जो शायद आगे डॉक्टर नादिया भी आपको एक्सप्लेन करें कि दो तरह की मेथड्स हैं। एक तो है फ्री हैंड सोल्डरिंग, आप इसको सुने, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। फ्री हैंड सोल्डरिंग से आपको ये समझ आता है कि आपने दोनों हाथों से सबस्ट्रेट को पकड़ा और उसके दरमियान मेटल को फ्लो करवा दिया। अगर आप
देखें, द टू मेटल पीसेस आर कोटेड विद सोल्डर एट द एरिया फॉर जॉइंट, देन दीज कोटेड एंड्स आर हेल्ड टुगेदर। पहले आपने दो मेटल पार्ट्स को मेल्टेड सोल्डर से कोट कर दिया और फिर उसको दोनों हाथों से पकड़ के आपस में जोड़ दिया, हेल्ड टुगेदर इन ए फ्लेम अंटिल द सोल्डर फ्यूजेस। दिस इज a quick method and is used only to join wires which can be bent and shaped. The disadvantage इसका ये है कि वो आपका हाथ हिल सकता है, ठीक है। पोजिशनिंग पार्ट्स कैन इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ पार्ट्स कैन अकर, यानी कि आप गलत भी उसको जोड़ सकते हो। ये होगी फ्री हैंड सोल्डरिंग जो कि बहुत इजी है। दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग में क्या कैसे करते हो कि जैसे आपने एक डेंचर को पूरा कास्टिंग रिंग के अंदर रखा और वो सारी इन्वेस्टमेंट की, उसी तरह आप उसकी सोल्डरिंग प्रोसेस करते हो। होता क्या है, the metal pieces to be joined together are assembled in a position with a moderate gap of 0.1 millimeter produced by placing up एक tin foil आप उन दोनों के दरमियान रख देते हो सबस्ट्रेट मेटल के। This assembly is first joined with, फिर उसके अंदर sticky wax के साथ उसको जोड़ देते हो। Then the whole structure is embedded in investment plaster keeping area of joint uncovered। फिर आप उसको investment plaster के अंदर रख देते हो। इससे ये होता है कि करेक्ट पोजीशन में वो जुड़ता है ना, और ना उसकी हिलने का कोई इसमें खतरा होता है, ठीक है। तो दो तरह की आपने जाके शायद शाहिना नुसरत में आपको मिलेंगे प्रोसीजर्स, फ्री हैंड सोल्डरिंग और इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग, ये आपने वहां जाके इसको देखना है। और वंस प्लास्टर इन्वेस्टमेंट प्लास्टर हैज सेट हार्ड, द स्टिकी वैक्स एंड टिन फॉयल आर रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर और प्री हीटिंग एंड सोल्डरिंग इज कैरिड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर जब वो आप उस उधर से उसको बॉयल आउट कर दोगे तो उस जगह पे फिर आप सोल्डर मेटल को फ्लो करवा दोगे, ठीक है। ये तो हो गया मैंने सोल्डरिंग प्रोसेस थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। अब हम आ जाते हैं कि सोल्डर्स जो हैं वो कौन से डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं। उसमें आ जाता है गोल्ड सोल्डर्स और सिल्वर सोल्डर्स, ठीक है। इनकी कॉम्पोजिशन हम देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। गोल्ड सोल्डर्स की अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें 45 से 81% जो है वो गोल्ड यूज होता है। सिल्वर इसमें 8 से 30% है, कॉपर 7 से 20% है और जिंक और फास्फोरस है। गोल्ड एंड कॉपर आर द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स। फाइनेस इज यूज्ड टू इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ गोल्ड और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सरफेस डिग्रेडेशन। गोल्ड इज़ वेरी बायोकम्पैटिबल, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये गोल्ड जो है वो यूज़ होता था। ज़्यादातर 18 से 20 कैरेट विद ए मेल्टिंग रेंज ऑफ 750 टू 850 डिग्री से यूज़ होता है। गोल्ड सोल्डर्स आर यूज्ड फॉर कास्ट गोल्ड कंपोनेंट्स, जहाँ पे आपने गोल्ड कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करनी हो। बॉन्डिंग ऑफ प्रिसीजन अटैचमेंट्स आप आगे प्रोसेटिंग में पढ़ोगे, ठीक है। उनकी बॉन्डिंग के लिए टू कनेक्ट रॉड गोल्ड क्लैस्प टू डेंचर बेसिस, क्लैस्प को डेंचर बेसिस के साथ अटैच करने के लिए भी आप गोल्ड सोल्डर्स को यूज करते हो। और जो फ्लक्स आप यूज करते हो गोल्ड सोल्डर के साथ वो सोडियम टेट्राबोरेट है और 45% और 35% बोरिक एसिड है और 10% सिलिका, ठीक है। एंटी फ्लक्स जो आप इसमें यूज करते हो वो सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट चॉक और रॉड्स है, ठीक है। अब आपने गोल्ड सोल्डर्स में क्या बातें याद करनी है, एक इसकी कॉम्पोजिशन देखनी है, दूसरा आपने देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है गोल्ड सोल्डर, इसमें फ्लक्स कौन सा यूज हुआ है और एंटी फ्लक्स कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। और अगर हम सिल्वर सोल्डर की बात करें तो सिल्वर सोल्डर में 10 to 80% सिल्वर है, 10 to 50% जो है वो कॉपर यूज हुआ है, जिंक जो है वो 4 से 35% यूज हुआ है, निकल टिन निकल टिन क्रोमियम और फास्फोरस है, ठीक है। इट इज यूज फॉर सोल्डिंग स्टेनलेस स्टील एंड बेस मेटल अलॉयज। रेजिस्टेंस टू सरफेस डिग्रेडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें थोड़ा सा सरफेस डिग्रेडेशन का चांसेस होते हैं जिसकी वजह से जो है इसका एक ड्रॉबैक आप कह लें, ठीक है। फ्लक्स जो इसमें यूज होता है वो पोटाशियम फ्लोराइड प्लस बोरिक एसिड, ठीक है। उसमें जो गोल्ड सोल्डर में फ्लक्स यूज हुआ था वो 45% सोडियम टेट्राबोरेट प्लस बोरिक एसिड था, ये आपने डिफरेंस याद करना है। और जो सिल्वर सोल्डर्स में यूज होगा फ्लक्स वो फ्लोराइड फ्लक्स विद बोरिक एसिड यूज होगा, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसकी कॉम्पोजिशन का डिफरेंस आ जाएगा। और एंटी फ्लक्स भी इसमें जो है, एंटी फ्लक्स हमने गोल्ड में बात की कि हमने सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट चॉक और रॉड्स यूज करेंगे, ठीक है।
मेल्टिंग रेंज हमने गोल्ड सोल्डर्स की बात की थी, जो मेल्टिंग रेंज है वो 750 से 850 के दरमियान है, जबकि जो सिल्वर सोल्डर में मेल्टिंग रेंज है, यानी उसको हम मेल्ट जो करते हैं टू मेक इट फ्लो इनटू द सबस्ट्रेट मेटल, वो 700 से 730 डिग्री सी तक होगा, ठीक है। हीट सोर्स पे भी अच्छा, जो हमने पांच, अब हमने इसके कंपोनेंट्स की जब बात की थी तो हमने कहा था कि सोल्डरिंग में सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मेटल्स हमने बात कर ली, सोल्डर की हमने बात कर ली कि सिल्वर और गोल्ड सोल्डर्स मोस्टली यूज होते, और उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली, फ्लक्स हमने और एंटी फ्लक्सिंग देख लिया, और फ्लक्सेस कौन कौन से यूज होते हैं और फ्लक्स का क्या फंक्शन होता है, एंड पे रह जाता है हीट सोर्स। आज मैं आपको हीट सोर्स नहीं करवाऊंगी, हीट सोर्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक हम इसको दोबारा से एक दफा जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया, ताकि आपको ये इस अभी तक आपको किस किस इस लेक्चर में कौन सी स्लाइड में फ्लक्स की नहीं समझ आई, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप बताएं, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम फिर जब डॉक्टर नादिया आपसे पूछें तो आपको ये लेक्चर आता हो, क्योंकि इंशाल्लाह कल वो आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करवाएंगी। अभी आप मुझे बताएं कि आपको कोई स्लाइड नंबर या फ्लक्स की ना समझ आई हो, या किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन की, किसी की फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई हो, तो शेयर करें, मैं आपको एंड के 5 मिनट्स में इसको क्विक इसका रिव्यू करवा दूंगी। फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, एनी क्वेश्चन प्लीज। तहरीम कह रही है फ्लक्स रिपीट करने, ओके तहरीम मैं कर देती हूँ, मैंने अभी सारा रिपीट करवाना था। चले मैं आपको ना थोड़ा सा पहले बता दूं। अच्छा, अब सोल्डरिंग में एक प्रोसीजर है, उसमें सबस्ट्रेट मेटल्स होती हैं, सबस्ट्रेट मेटल्स वो होती हैं जिनको हमने ज्वाइन करना है, फिर एक सोल्डर होता है जिस वो मेटल जिससे हमने उन दोनों मेटल्स को जोड़ना है, फिर है फ्लक्स। अच्छा, अब फ्लक्स जो है ये वो चीज़ है कि जो सबस्ट्रेट मेटल्स के ऊपर अगर कोई भी कंटेमिनेंट्स हैं, कंटेमिनेंट ज़्यादा क्या होता है कि वो जो सबस्ट्रेट मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, ये फ्लक्स जो है ये उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करता है, क्योंकि अगर वो लेयर ऊपर होगी तो हमारा जो सोल्डरिंग मेटल है, जो जॉइनिंग मेटल है, वो फ्लो नहीं करेगी उनके ऊपर, जब वो फ्लो नहीं करेगी तो जॉइनिंग नहीं होगी। तो फ्लक्स का क्या काम है, टू मेक द सबस्ट्रेट मेटल, उसकी सरफेस को फ्री ऑफ एनी ऑक्साइड और एनी कंटेमिनेंट। समझ आया तहरीम आपको? तहरीम पूछ रही थी मुझसे फ्लक्स का कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स का फंक्शन क्या है, समझ आया तहरीम? अनम्यूट कर दें स्टूडेंट्स को ना, अनम्यूट कर दें। ठीक है तहरीम, फ्लक्स ये होता है। अब हमने ये देखना है फ्लक्स को, अगर हम इसकी मतलब डेफिनेशन अगर आप देखो तो आप इसको गौर करो कि a flux is a substance which is added in metals to assist in the separation of foreign substances from metals by forming a slag। ठीक है, वो उनके ऊपर से वो जो फॉरेन, जी स्टूडेंट्स को, हाँ जी सबको कर दें, ताकि मैं क्वेश्चन उसको जो है फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव कर देता है उसके ऊपर से, ठीक है, ताकि हमारा जो सोल्डर है वो इजीली उसके ऊपर फ्लो कर सके। When metals or their alloys are heated to, होता क्या है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं, the oxygen acts on the surface of the metal and converts into an oxide। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम हीट अप करते हैं तो वो मेटल रिएक्ट कर जाती है एयर की ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और जब भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो सोल्डर उसके ऊपर फ्लो नहीं कर सकेगा, ठीक है। A suitable flux when added, अगर हम फ्लक्स ऐड कर देते हैं, combines with these oxides and protects the surface of the metal from further oxidation and helps the metal टू मेल्ट फ्रीली, फिर वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकता है, ठीक है फ्लक्स।
और फ्लक्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के जो फ्लक्स हैं हम यूज़ करते हैं। टाइप 1 जो है वो एक फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल होता है, उसमें सरफेस प्रोटेक्शन, वो पूरी सरफेस को हम कवर कर देते हैं। कवर्स द पहला टाइप क्या है, कवर्स द मेटल सरफेस एंड प्रिवेंट एक्सेस, वो ऑक्सीजन के साथ उसका सामना ही नहीं होगा उस सरफेस का, तो वो ऑक्साइड नहीं बनेंगे। दूसरा टाइप ऑफ फ्लक्स वो है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस एनी ऑक्साइड प्रेजेंट एंड एक्सपोजेस क्लीन मेटल, वो जो ऑक्सीडाइज हो चुका है सरफेस उसको रिड्यूस कर देगा। तो टाइप 2 फ्लक्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। टाइप 3 जो है वो सॉल्वेंट है, डिसॉल्व एनी ऑक्साइड्स प्रेजेंट एंड कैरीज देम अवे। तो 3 तरह के हो गए, एक कवर करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। और अगर हम इसके नाम की तरफ जाएं, मतलब ये कौन से यूज होते हैं, तो इसमें मोस्टली बोरक्स और पोटेशियम फ्लोराइड फ्लक्सेस यूज होते हैं, ठीक है। बोरक्स फ्लक्स की आप फिर कॉम्पोजिशन देखोगे कि बोरक्स फ्लक्स जो है उसकी कॉम्पोजिशन, और फिर आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं, उसमें बोरिक एसिड होता है, सिलिका होता है, ठीक है। और फ्लोराइड फ्लक्स जो है उसमें पोटाशियम और अदर फ्लोराइड्स होते हैं, बोरिक एसिड होगा, बोरक्स ग्लास होगा, पोटाशियम और पोटाशियम और सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। पता नहीं आपको अनम्यूट इन्होंने किया है कि नहीं। अगर आप मुझसे कोई तहरीम आपको फ्लक्स का समझ आया, ठीक है, आपने जाके इसको फिलिप से या शाइना नुसरत से इसको पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, और किसी क्लास में से किसी स्टूडेंट को किसी में ना समझ आई हो, सोल्डर की, फ्लक्स की, सबस्ट्रेट की, गोल्ड सोल्डर्स हैं उसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। सिल्वर सोल्डर्स यूज होते हैं, गोल्ड सोल्डर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसका मेल्टिंग रेंज क्या है, और ये इसका इसके यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर सिल्वर सोल्डर्स हैं, सिल्वर सोल्डर्स यूज फॉर सोल्डिंग स्टेनलेस स्टील एंड बेस मेटल अलॉयज, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग रेंज है हमने वो 700 से 730 डिग्री सी तक पढ़ा, इसका मेल्टिंग रेंज है, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन में देखा कि क्या क्या मेन मेटल्स यूज हुई हैं, इसमें सिल्वर यूज हुआ है, कॉपर यूज हुआ है, जिंक, निकल, टिन, क्रोमियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग का डिफरेंस समझ आया? सॉलिडिस टेम्परेचर और लिक्विडिस टेम्परेचर क्या है वो समझ में आया? चलें, ठीक है। इट मीन्स कि लेक्चर इजी था आज का, इसमें कोई बोरिंग तो नहीं था, कोई मसला तो नहीं मेरे बिहाफ पे या कोई? तायरा, वेल्डिंग का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है। उसमें बुक में तो इसका कोई टेम्परेचर इस तरह की हमने वेल्डिंग की इधर इतनी बात नहीं की, जो अगर इसमें पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में आगे ना, ये है वेल्डिंग का आगे पूरा टॉपिक, ठीक है, कि कौन कौन सी वेल्डिंग यूज होती है, ठीक है। अभी आपने सोल्डरिंग पे का देखो कि सोल्डरिंग के टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, अभी वेल्डिंग है आपका आगे टॉपिक। ब्रेजिंग में जो है वो लिक्विड टेम्परेचर अबव 450 डिग्री सी है, और फ्यूजन टेम्परेचर जो सोल्डर मेटल का है, और जो सोल्डरिंग है उसमें 450 डिग्री सी से कम है। ये आपने फिलिप्स में चैप्टर नंबर 14 आई थिंक मैंने आपको बताया, उसमें जाके आपने ज्वाइनिंग ऑफ मेटल एक टॉपिक है, ठहरे मैं आपको, हाँ जी, ज्वाइनिंग ऑफ डेंटल अलॉयज, पेज नंबर 389 पे, उसमें बड़ा अच्छा तीनों में डिफरेंस बताया हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ है क्लास 389 पेज ऑफ फिलिप्स। इसमें ये सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग का डिफरेंस और बड़ा आसान अल्फाज में बताया। आपने यहाँ से ये पैराग्राफ देखना है जाके इसको, ठीक है, पेज नंबर 389। इसमें तीनों की डेफिनेशन दी हुई है और बड़े इजी वर्ड में। फ्लक्स की डेफिनेशन
मरियम कह रही हैं फ्लक्स की डेफिनेशन कर दे। फ्लक्स क्या होता है? अ फ्लक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एडेड इन मेटल्स, वो हम मेटल्स के ज्वाइनिंग मेटल्स के ऊपर लगाते हैं टू असिस्ट इन द सेपरेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, वो जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस या ऑक्साइड की लेयर बनी है वो उससे सेपरेट कर देता है ताकि वो जो सोल्डर है, जो ज्वाइनिंग मेटल है, वो उसके ऊपर फ्लो कर सके, कोई उसके दरमियान हर्डल ना हो और वो आसानी से ज्वाइनिंग उसकी हो जाए, उसके पार्ट्स असेंबल हो जाए। ठीक है, जिस चीज को हम ज्वाइन करने लगे हैं। और आपने शाहिना नुसरत से जाके पेज नंबर 340 पे मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग है क्लास, पेज नंबर 340 पे मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग है, ये दोनों मेथड्स आपने वहां से इसको याद करना है। ठीक है, मुझे अब आइडिया नहीं कि ये फिलिप्स में दिए हुए हैं कि नहीं। और सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज फॉर, ये 4 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 340 पे, ये भी यहाँ से आपने याद करने हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज फॉर और मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग, ये आपने शाहिना नुसरत पेज नंबर 340 से जाके इसको पढ़ना है। ठीक है, चलें चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। होपफुली कि आज का लेक्चर आपको समझ, अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो किसी ने परेशान नहीं होना, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी मैं आप लोगों का जो टेस्ट है वो उसका कंपाइल करने जा रही हूँ, अभी देखते हैं आप लोगों का क्या रिजल्ट आता है ओवरऑल इंशाल्लाह। अब मैं वहाँ जाके इसको कंपाइल करूँगी, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ काइंडली इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।